अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। जुमेरात को लाखों आज़मीन हज के कदम मुक़द्दस शहर मक्का से मीना की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। मनासिक हज का आज से आगाज़ हो गया है और उसके लिए हुकूमत सऊदी अरबिया ने सभी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली हैं। आज सभी आज़मीन हज मीना पहुंच जाएंगे ताकि वहां तरबिया का दिन गुजारें। काबिल ज़िक्र है कि हुक्काम ने इस बार 10 लाख मुसलमानों को हज अदायगी की इजाज़त दी है, जिनमें 8.5 लाख सऊदी अरब से बाहर के हैं। इससे कबल मक्के की अजीमुशान मस्जिद में लाखों आज़मीन ने खाने काबा का तवाफ़ किया। उनमें बहुत से लोगों ने चिलचिलाती धूप से खुद को बचाने के लिए छतरी उठा रखी थी, क्योंकि दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्होंने मीना का रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया, जहां वो एयर कंडीशन सफ़ेद खैमों में रात गुजारेंगे। सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर किसी की तबीयत नासाज होती है तो 4 अस्पताल और 26 सेहत मराकिज़ तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी मुश्किल से निपटा जा सके। वाज़ेह रहे कि ग्रैंड मस्जिद से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर पथरीले पहाड़ों से घिरी एक वादी में वाक़ मीना हर साल हुज्जाज के लिए एक वसी कैंप में बदल जाती है। इस बार जुमे के रोज़ नमाजी अरफात की तरफ रवाना होंगे, जहां वो दिन को सूरज के नीचे नमाज अदा करते हुए गुजारेंगे। इसके बाद संसार करने वाले मकाम पर जाएंगे और फिर अलविदाई तवाफ करने के लिए मस्जिद हराम की तरफ लौटेंगे। गौरतलब है कि 10 लाख हुज्जाज इकराम के लिए सभी तैयारियां बहुत पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं। इन तैयारियों में मुख्तलिफ शोबों ने हिस्सा लिया। ममलिकत सऊदिया की सादत है कि उसे हुज्जाज की खिदमत का मौका मैसर है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत हज ने ऐलान कर दिया था कि हज सीज़न की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली गई हैं। दरियासना हज सिक्योरिटी फोर्स की कमांड ने भी तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल होने की इत्तला दी, ताकि हज 2022 को मुकम्मल तौर पर मामून और महफूज अंदाज में मुमकिन बनाया जा सके। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स स्कैंडल की वजह से बोरिस जॉनसन को इस ओहदे से हाथ धोना पड़ा। काबिल ज़िक्र है कि बोरिस जॉनसन हुकूमत में शामिल कई वुज़रा लगातार उनसे नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। तकरीबन 41 वुज़रा ने काबीना से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। इस बढ़ते दबाव की वजह से बिलाखिर बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। Everybody, good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I have today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979.
And the reason I have fought so hard in the last few बर्तानिया में सियासी हंगामा अपने उरूज पर है। बोरिस जॉनसन वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। अब इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बर्तानिया का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है। बहुत सारे नामों में साजिद जाविद के नाम की भी चर्चा है। साजिद जाविद जो कल बोरिस जॉनसन की काबीना से मुस्तफी हो गए थे, उनकी कोविड के दौरान उनके जरिए लिए गए इक़दाम की वजह से काफ़ी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि साजिद जाविद 26 जून 2021 से 5 जुलाई 2022 तक यानी मुस्तफी होने तक बरतानिया के वजीर सेहत थे। बरतानिया में वजीर को सेक्रेटरी कहा जाता है। साजिद इससे कबल खजाने के चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने से पहले साजिद बिजनेस और फाइनेंस में काम करते थे। 25 साल की उम्र में वो चेसमैन हिटन बैंक के नायब सदर बन गए थे और बाद में वो लंदन में डॉइच बैंक चले गए थे। साजिद जाविद के वालिद वैसे एक बस ड्राइवर थे, लेकिन उनका खानदान कसानी का काम करता था और पाकिस्तान के पंजाब में वाक़े कोबा टेक सिंह के गांव में रहता था। साजिद जाविद जिनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1969 को लंकाशायर में इस पाकिस्तानी नस्ल के घर में हुई थी, जो 60 की दहाई में पाकिस्तान से बरतानिया आ गया था। साजिद अपने घर में 5 बेटों में से एक हैं। ब्रिस्टल में परवरिश पाने वाले साजिद ने एक मकामी रियासती स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में माशियात और सियासियात पढ़ाना शुरू कर दिया था। साजिद स्कूल के ज़माने ही से सियासत से मुंसलिक हो गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि नई तालीमी पॉलिसी का मकसद तंग नजरी से बाहर निकलते हुए 21वीं सदी के जदीद नजरिया से तालीम को मरबूत करना है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी का असल मकसद तालीम को महदूद नजरियात से बाहर निकालकर उसे 21वीं सदी के जदीद नजरियात से मरबूत करना है। हमारे मुल्क में जहानत की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन बदकिस्मती से हम पर ऐसा निज़ाम थोप दिया गया जहां तालीम का मकसद नौकरी समझा जाने लगा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ डिग्री होल्डर्स नौजवान तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम को चाहिए कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो भी इंसानी वसाइल दरकार हो वो फराहम करें। हमारे टीचर और तालीमी इदारों को इस खरार की क़यादत करनी चाहिए। कौमी तालीमी पॉलिसी ने तुलबा के लिए अपने मादरी ज़बान में हुसूल तालीम के दरवाजे खोले हैं। इस सीरीज में कदीम हिंदुस्तान की ज़बानें जैसे संस्कृत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी हिंदुस्तानी सिर्फ ज़बान की बिना पर बेहतर इत्तला, मालूमात और मौके से महरूम ना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था
क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी कुछ बड़े सनती घरानों की परवरिश करके किसानों और गरीबों का इस्तेहसाल करना है। इसलिए वो किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय उन्हें धोखा देकर पिछले दरवाजे से ज़राअत मुखालिफ कवानीन लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है और पिछले दरवाजे से वही ज़राअत मुखालिफ कानून लाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें वापस कराने के लिए किसानों को तवील वक्त तक तहरीक करने पर मजबूर होना पड़ा था। किसान मुखालिफ मोदी हुकूमत अब पिछले दरवाजे से उसी ज़राई कानून को वापस लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक को खत्म करने के लिए हुकूमत ने संयुक्त किसान मोर्चा से किसानों की आमदनी दुगनी करने, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के लिए कमेटी तश्कील देने और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मुजरिम नौजवान के वालिद मरकजी वजीर अजय मिश्रा को काबीना से हटाने की बात की थी, लेकिन अब वो उन वादों से मुकर गई है और इस सिमत में कोई कदम नहीं उठा रही है। और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड MSP रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग MSP स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इंप्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नीयत ही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली MSP रेजिम उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि MSP से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई PDS व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड MSP रिजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो MSP पे कमेटी बनी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो। आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, MSP की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या, इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ। कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पर उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार MSP प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी। सरकार ने किसान को धोखा तो दे दिया है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल के खानदान की हालत को देखते हुए हमने दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का बरवक्त फैसला किया। ये हमारा फर्ज है। मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं कि इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमें अपने नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम बार बार PM मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो कौम को अमन और इत्तेहाद का पैगाम दे, क्योंकि उसका असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि उनकी समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म ऐसा क्यों नहीं कहते, उनके सलाहकार कौन है जो उन्हें इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर वो अपील करेंगे तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अपील करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि आपको बार बार हम लोग अपील ही तो कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं? आप मैसेज दो देश को, आपके मैसेज का इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रदेश में और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा रहे और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यही कहना उनको। खाली तमाम विपक्षी पार्टी बोल चुकी है, तभी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए तकलीफ क्या हो रही है, ये हमारे समझ के परे हैं। उनके एडवाइजर कौन है जो उनको एडवाइस नहीं दे रहे हैं? आपको अपील करनी चाहिए समय रहते हुए। पहले अपील की थी एक बार जब लीचिंग हुई थी, एंटी सोशल एलिमेंट है वो लोग जो लीचिंग करते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ा था। जब हम खुद कहते उसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो अब तकलीफ क्या हो रही है उनको अपील करने में? उनकी अपील होती तो मेरे ख्याल से ऐसी घटना भी नहीं होगी, मेरा मानना। देश जल रहा है और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं दबाव में किसी के, या क्या कारण है क्यों नहीं दे पा रहे? सिर्फ संदेश तो देना है। ये रहस्य बना हुआ है, ये तो हम कह रहे हैं आपको, ये रहस्य है कि प्रधानमंत्री जी को अपील करने में क्या हर्ज है। एक अफसर था हैदराबाद के अंदर, जब अभी उनकी कार्यकारिणी हुई थी, एक अफसर था और सब बातें प्रधानमंत्री जी बोले हैं वहाँ पर। आप देखा क्या क्या बोले हैं वो, पर इसकी अपील क्यों नहीं करी उन्होंने? आज मैं फिर अपील करना चाहूंगा, मार्मिक मेरी अपील है, उन्हें रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देश जल रहा है, तनाव है, गुस्सा लोगों के अंदर है, हिंसा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी को आकर के अपील करनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए जो घटना हुई है जिस रूप में उदयपुर में जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए हमने तत्काल जब परिवार से मिले तब भी जो भावना थी वहाँ पर, परिवार की स्थिति थी, उसी के अनुरूप हम लोगों ने कल फैसला किया कैबिनेट के अंदर दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिली। ये हमारा फर्ज भी है और मैं समझता हूँ समय पर ही फैसला हुआ, उसे संबल बढ़ेगा परिवार का। जो भी परिवार बहुत दुखी है, उनके दुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। सर 8 दिन बाद उदयपुर जा रहे हैं कि शांतिपूर्व हैंडल कैसे हो गया, ये मंशा है कांग्रेस नेताओं की कहनी है कि मामला बढ़ा क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑल न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की अर्जी को मंजूर करते हुए जुमे को समाअत के लिए फेरिस्त बंद करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद जुबैर ने एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज पेश किया। बेंच ने इस मामले को जुमे को फेरिस्त बंद करने पर इत्तेफाक जाहिर किया। जुबैर की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील कालन गोंजालोस ने माफ कीजिएगा कॉलन गोंजाल्विस ने इस मामले का तस्करा करते हुए तातिल बेंच के सामने पेश किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. महेश्वरी शामिल हैं। उन्होंने अर्जी पर फौरी समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई जुर्म नहीं है और उनके मौकिल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए लेकिन कोई राहत नहीं दी गई और अदालत ने कहा कि कब्ल वक्त है। उनके वकील ने कहा कि इमरजेंसी हालात में जमानत तलब की गई, इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हो सके तो आज दोपहर 2 बजे फेरिस्त बंद करें। बेंच ने मामले को लिस्ट करने पर इत्तेफाक जाहिर किया लेकिन इसे जुमे के लिए पोस्ट कर दिया। इससे कबल पीर को मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक अदालत में एक ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर मामले में पेश किया गया था, जिसमें मुबैना तौर पर यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती और दीगर 2 मजहबी लीडरों को नफरत फैलाने वाले की शक्ल में जाहिर किया गया था। अपने डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर तनाज़ुर में घिरी डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई दूसरे पोस्टों को लेकर घिर गई है। लीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुबह 7:15 बजे एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें शिव पार्वती सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। इधर लीना का साथ देने वाली तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मित्रा के बयान को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। ममता ने कहा कि अवामी लाइफ में हमें लोगों के जज्बात का ख्याल रखना होता है, सोच समझकर कोई बात करना चाहिए। इधर लीना की दूसरी पोस्ट को लेकर एक बार फिर से बीजेपी कायद और यूजर्स भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीना को जमकर खरी खोटी सुनाई। यूजर्स ने मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने यूजर्स के गुस्से को देखते हुए एक और फोटो शेयर किया। ये पोस्ट सुबह 9:41 पर की गई, जिसमें लीना ने लिखा कि मुल्क सबसे बड़े डेमोक्रेसी
से हेट मशीन बन चुका है। लोग मुझे सेंसर करना चाहते हैं। इस वक्त मैं कहीं भी महसूस नहीं कर रही हूँ। रीना ने 11:31 पर एक और पोस्ट में लिखा कि ये ट्रोलर मेरी आर्टिस्टिक आज़ादी के पीछे पड़े हैं। अगर मैं इन बददिमाग राइट विंग गुंडों से डरकर अपनी आज़ादी छोड़ दूंगी तो इससे दूसरों की आज़ादी भी चली जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को मुबैना गैर कानूनी लेन देन के मामले में 31 मई से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में रहने की बुनियाद पर मुअत्तल करने का मुतालबा करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दिल्ली बीजेपी के एक सीनियर लीडर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग की जानिब से दायर की गई अर्जी को जबानी तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत कानून, उसूलों और नोटिफिकेशन से बालातर होकर हुक्म सादिर नहीं कर सकती। अर्जी गुजार ने उन वज़रा के इस्तीफा या मुअत्तली के लिए रहनुमाना हिदायत जारी करने का मुतालबा किया था, जिन्हें मरकजी सिविल सर्विसेज 1995 के उसूल 10 के मुताबिक सिविल अफसर के ताल्लुक से इख्तियार की जा रही रस्म के मुताबिक 48 घंटे की मुकर्ररा मुद्दत के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को राहत नसीब नहीं है। एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अब उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गई है। यहां शिवसेना के 66 में से 66 काउंसलर्स बाकी हो गए हैं, यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। यह खबर उद्धव ठाकरे के लिए जोरदार झटका है, जो कि लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को फर्जी बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 66 शिवसेना काउंसलर्स ने वजीर आला एकनाथ शिंदे से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की थी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी कॉर्पोरेशन है। इस पर एकनाथ शिंदे ग्रुप का कब्जा होने से उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद बिगड़ गई है। देर रात उन्हें पटना से दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा। फिलहाल बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी ने बताया कि गिरने से लालू जी के 3 फ्रैक्चर हुए थे, इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उधर लालू के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। पटना के मंदिर और मस्जिदों में दुआएं की गई हैं। छोटे बच्चों ने भी उनके जल्द सेहतियाब होने के लिए दुआ की है। के सेहत में नहीं, अभी धीरे धीरे स्टेबल होंगे अभी, और अभी कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है और डॉक्टरों की पूरी टीम है और हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और अंदर से विल पावर उनका बहुत मजबूत है, तो धीरे धीरे रिकवर होगा। क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था हैंड में और पैर में भी हुआ था, दोनों अंगूठा और उंगली जो था वो, और इधर थोड़ा कमर में। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, हड्डी टूटता है तो आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। बॉडी लॉक दिल्ली में आपको लग रहा है दिल्ली में बहुत तरह उनकी तबीयत को लेकर बहुत तरह की अफवाह ना, अफवाह का बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अब है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में। बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं, बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं। मूवमेंट है, अभी वो खुद से खाना पीना खा पा रहे हैं? नहीं, खुद से तो नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन खिलाया जा रहा है उनको। अच्छा। दिल्ली में आए हैं तो आपको लगता है जो कि यहाँ पहले से एम्स में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो केस हिस्ट्री जानते हैं, तो बेहतर इलाज हो पाएगा पटना? हाँ, बेस्ट हो पाएगा, तभी तो हम लोग लेके आए हैं। सिंगापुर जाने की बात की जा रही थी, सुधार अब तो पहले स्टेबल हो जाए। टाटा प्रॉपर्टीज से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआई दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापामारी कर रही है। सीबीआई ने पावर ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएस झा, टाटा पावर के सीनियर ओहदेदार देशराज पाठक, आरएन सिंह समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। टीम ने बीएस झा के घर से 93 लाख रुपए बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से
मुंबई तक मानसून झमाझम बरस रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 दिन से मुल्क के 20 से ज्यादा रियासतों में बारिश हो रही है। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इससे पहाड़ी रियासतों में कई जगह सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के हादसे हुए हैं। 4 मई को हिमाचल के कुल्लू व शिमला में बादल फट पड़े और जिसकी वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता हैं। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से बूंदी में 2, बारां में 2 और भरतपुर में 1 की मौत हो गई है। वहां कई जिलों में अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बबेली के पास एक ऑल्टो कार ब्यास नदी में जा गिरी थी। इसमें 2 लोगों के बह जाने की खबर है। वहीं मुख्तलिफ रियासतों से बारिश की वजह से भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी एक सादा तकरीब में मुकम्मिल हो गई। ये शादी दोपहर तकरीबन 12 बजे अंजाम पाई और इसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ अहम कायदीन और दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल मैं अहलो अयाल शादी में शरीक हुए और उन्होंने ही शादी में भगवंत मान के वालिद की सभी रस्में अदा की। शादी की तकरीब वज़ीर आला की रिहाइश में ही मुनाकिद हुई, लेकिन भगवंत मान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शादी के अखराजात खुद ही बर्दाश्त करेंगे। काबिल ज़िक्र के 48 साल भगवंत मान की दूसरी शादी है। पहली शादी तकरीबन 6 साल कब टूट गई थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि भगवंत मान की दूसरी शादी 32 साल डॉक्टर गुरप्रीत कौर से बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला बनने की वजह से उसमें कुछ ताख़ीर हो गई। हालांकि इस शादी के ताल्लुक से किसी को भनक तक नहीं लगी। 2 रोज पहले ही सिलसिले में इंकशाफ हुआ और अचानक शादी की तारीख सामने आ गई। जिंदगी का हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एक नए सब वेरिएंट का पता चला है, जिसका नाम BA.2.75 है। इसकी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसिस ने बताया कि यूरोप, अमेरिका में BA.4 और BA.5 के मामले हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में BA.2.75 के एक नए सब वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ये वेरिएंट हिंदुस्तान में पहली बार सामने आया, उसके बाद ये 10 दीगर मुल्कों में मिला। टेड्रोस ने इस सब वेरिएंट के एनालिसिस के बारे में कहा था कि अभी इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। वहीं मुल्क में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में हल्की उछाल देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 18,930 नए केसेस मिले, 14,798 मरीज ठीक हुए, जबकि 35 मुतासरीन की मौत हो गई। ताज़ा आंकड़ों के बाद एक्टिव केसेस 1,17,893 हो गए हैं। मंगल के मुकाबले 4 मई को नए केसेस में 17% का इजाफा देखा गया। चीन की राजधानी बीजिंग के जुनूब मगरिब मज़ाफ़ात में 4 मई के रोज एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जुमेरात के रोज ये इत्तला दी। एक बयान में चीनी शहरी हवाबाज इंतजामिया ने कहा कि 6 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे बीजिंग रेनवुड स्टार जनरल एविएशन की एक बेल 505 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जो बाद में हादसे का शिकार हो गई थी। श्रीलंका में माशी बहरान पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से अवाम बेहाल हैं और बुनियादी जरूरियात की चीजें भी अब बड़ी मुश्किल से ही मिल पा रही हैं। कई कुंभों के लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। बुनियादी जरूरियात की चीजों की मुल्क में जबरदस्त किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। महंगाई बढ़ने से फूड सिक्योरिटी को लेकर भी फिक्र में इजाफा हो गया है। 4 मई को जारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताज़ा खुर्दनी अदम तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तकरीबन 62 लाख श्रीलंकाइयों के लिए खाने का इंतजाम कर पाना भी गैर यकीनी की जद में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताज़ा जायजे के मुताबिक श्रीलंका में 10 में से 3 कुंभे इस बात को लेकर गैर यकीनी का शिकार हैं कि उनका अगला खाना कहां से आएगा। दरअसल श्रीलंका में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। रिकॉर्ड फूड इन्फ्लेशन, ईंधन की आसमान छूती कीमत और बुनियादी चीज़ों की कमी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में तकरीबन 61% कुंभे मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए लागत में कटौती करने को लेकर पॉलिसी बनाते नजर आ रहे हैं।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।